हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम बिहार स्पेशल एजुकेशन के 100 क्वेश्चंस करेंगे जो कि कल क्लास नहीं हो पाई थी। आप लोगों के क्वेश्चन आने वाले बिहार स्पेशल, केबीएस स्पेशल, चंडीगढ़ स्पेशल तथा गुजरात स्पेशल में काम आएंगे। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, यहाँ से सीधे तौर पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग वीडियो को जूम या पोर्ट्रेट मोड पर कर लीजिए या क्वालिटी बढ़ाकर देखिए जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। आज ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्वेश्चंस और उसके आंसर को देखिए, हो गया। अविकसित भाषा किस प्रकार की अभिलाक्षणिक विशेषता है? श्रवण दोष और वाक दोष दोनों। अगला क्वेश्चन है, सेंगुइन फॉर्म बोर्ड टेस्ट का उपयोग कितनी आयु के श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे की क्षमता जांचने के लिए किया जाता है? सेंगुइन फॉर्म बोर्ड 5 से 15 वर्ष के बच्चों को आयु के श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे की क्षमता की जांच करने के लिए किया जाता है। अनुस्थितिक एवं चलिष्णुता कौशल किसे विकसित करना होता है? तो दृष्टिबाधितों को विकसित करना होता है। इसका आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका इंग्लिश देख लीजिए। हु हैव टू डेवलप ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स। तो किसके लिए विकसित किया जाता है? तो विजुअली इम्पायर्ड बच्चों के लिए। निम्नलिखित में कौन सी मशीन स्कैनर से अक्षर दर अक्षर छवियों को स्पर्शिक उत्तेजना में अनुवाद करती है? ऑप्टोकॉन। कौन करती है? ऑप्टोकॉन। यदि कोई बच्चा दूर की वस्तुओं को देखते हुए अपना सिर आगे पीछे करता है तो उसे कौन सी विकलांगता है? दृष्टिबाधित, विजुअल इम्पायरमेंट डिसेबिलिटी है। यदि कोई बच्चा दूर की वस्तुओं को देखते हुए अपना सिर आगे पीछे करता है तो उसे विजुअल इम्पायरमेंट डिसेबिलिटी है। यदि श्रवण बाधित बच्चे की पहचान देर से की जाती है तो यह किसको प्रभावित करेगा? बच्चे की वाक यानी बोलने की क्षमता, स्पीच ऑफ चाइल्ड को प्रभावित करेगी। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभिक अंतःक्षेप सेवाओं का उपयोग किया जाता है? तो शिशु और बच्चों के लिए किया जाता है, इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AYJNISHD? अली अवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। अली अवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। Where is the National Institute for the Empowerment of Person with Intellectual Disabilities situated? सिकंदराबाद में। कहाँ पे? सिकंदराबाद में। बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो सिकंदराबाद में स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक जो 5 से 10 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? भ्रमणशील शिक्षक। खास तौर पे उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं ही भ्रमणशील शिक्षक कहा जाता है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक जो नियुक्त किए जाते हैं अभी संविदा पे, इनको 5 से 10 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जाना होता है। जो सेवा योजना पोर्टल पे वैकेंसी आती है तो उन शिक्षकों को भ्रमणशील शिक्षक कहा जाता है। Systematic efforts for human resource development in disability sector has started of IYDP in 1981। दिव्यांग क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए IYDP के सुव्यवस्थित प्रयास कब से शुरू हुए? तो 1981 से शुरू हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने वाले पेशेवरों
के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया किसको करना है? RCI को करना है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया को दिखाने के लिए भूखी बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था। तो यहाँ पे जनरल साइकोलॉजी भी पूछी जाती है। हमारे द्वारा जल्द ही जनरल साइकोलॉजी की भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन अभी कम से कम नहीं तो 2000 प्लस स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चंस कराने का टारगेट है। कितने? 2000 प्लस एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन कराने का टारगेट है। शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया था? इवान पी पावलोव के द्वारा, IP पावलोव के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो VF स्किनर को छोड़कर सभी ने संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किस सिद्धांत का तात्पर्य इस विचार से है कि समाज और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया बच्चे के व्यवहार, क्रिया और क्षमताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत को प्रबलन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रबलन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण कौन सा है? तो पियाजे के अनुसार तीसरा चरण कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलना सीखने के बाद बच्चे किस चरण में चले जाते हैं? नन्हे बच्चे की अवस्था, टॉडलरहुड में। चलना सीखने के बाद बच्चे किस चरण में चले जाते हैं? टॉडलरहुड में। विकास के कौन से सिद्धांत दर्शाते हैं कि विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है? सेफ्लोकॉडल नियम। विकास के कौन से सिद्धांत दर्शाते हैं कि विकास ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं? सेफ्लोकॉडल नियम। विकास के किस चरण में शिशु में दूध के दांत अस्थायी दांत से प्रतिस्थापित होना शुरू हो जाते हैं? विकास के किस चरण में शिशु में दूध के दांत अस्थायी दांत से प्रतिस्थापित शुरू हो जाते हैं? तो आरंभिक बाल्यावस्था से। तुतलाना किस प्रकार की आयु से होता है? 2 से 8 माह में तुतलाना होता है, बैबलिंग। औंधे मुंह लेटे होने के दौरान बच्चे किस आयु में अपना सर उठाना शुरू कर देते हैं? 1 माह में सर उठाना शुरू कर देते हैं। वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि कार्यात्मक है और विकास संरचनात्मक है। यह क्वेश्चन हमारा गलत है। सही कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। वृद्धि शरीर के विशेष पहलुओं में होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करता है, यह सही है। विकास बिना किसी महत्वपूर्ण वृद्धि के संभव हो सकता है, सही है। वृद्धि जीवन भर जारी नहीं रहती, यह भी सही है, क्योंकि वृद्धि एक समय में रुक जाती है लेकिन विकास आजीवन होता रहता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास का तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन से है, गलत है। विकास परिपक्वता और अनुभव का परिणाम है, सही है। व्यवहार में सभी परिवर्तन विकास नहीं है। विकास का अर्थ गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक का जीवन का संपूर्ण क्रम रहता है, सही है। ये तीनों सही है। कौन सा गलत है? पहला वाला ऑप्शन गलत है। समीपस्थ विकास प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत वृद्धि और विकास से संबंधित है। शिशु अवस्था के दौरान कौन से सामान्य भावनात्मक पैटर्न विकसित होते हैं? खिलौनों के प्रति जिज्ञासा और स्नेह। निम्नलिखित में कौन सा तरल बुद्धि के संबंध में सही नहीं है?
यह अपेक्षाकृत औपचारिक शिक्षा और अनुभव पर निर्भर करती है, गलत है। तरल बुद्धि आयु बढ़ने के साथ धीमी हो जाती है और घट जाती है, सही है। यह आनुवांशिक रूप से निर्धारित होती है, भी सही है। इसमें अवधारणात्मक या मैनुअल चाल जैसी क्षमताएं शामिल है, सही है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता एक सामान्य कारक और कई विशिष्ट कारक शामिल होते हैं। बुद्धिमत्ता के इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स ई स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स ई स्पीयरमैन ने। निम्नलिखित में कौन सा बुद्धिमत्ता परीक्षण कैटल द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कैटल द्वारा तरल और क्रिस्टलीकृत बुद्धिमत्ता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। 1905 में प्रथम बुद्धिमत्ता परीक्षण किसने बनाया था? बिनेट और साइमन ने बनाया था। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की बुद्धि का आकलन करने के लिए निम्नलिखित से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की बुद्धि का आकलन करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो सेंगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण। कौन सा? सेंगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण। जेपी गिलफोर्ड द्वारा विकसित बुद्धि की त्रिआयामी संरचना के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन से बौद्धिक गतिविधि के आयाम हैं? संचालन, सामग्री और उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था के व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं? अत्यधिक मिजाजी और माता पिता के खिलाफ विद्रोही। व्यवहार संबंधी समस्याओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? व्यवहार संबंधी समस्याएं आनुवांशिक प्रकृति की होती हैं, यह सत्य नहीं है। सत्य कौन कौन से हैं? वे बच्चे के सामाजिक वातावरण के कारण होती हैं, सही है। निराशाजनक परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए बच्चा व्यवहार संबंधी समस्या दिखाता है, भी सही है। यह जीवन में असफलता के कारण उत्पन्न हो सकती है, भी सही है। व्यवहार संबंधी समस्या तीनों में देखी जा सकती हैं। व्यवहार संबंधी समस्या आनुवांशिक प्रकृति की होती है, यह गलत है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार नहीं है? विद्यालय का माहौल जिम्मेदार होता है, घर का माहौल जिम्मेदार होता है, बच्चे की निराशा जिम्मेदार हो, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुसियर से हुई है। किससे? एडुसियर से हुई है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुसियर से हुई है। निम्नलिखित में कौन सा मूल्य शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? अच्छे संस्कार को मन में बैठाना शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्ति और समाज की गरिमा के लिए आदर विकसित करना है, भी है। विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता का विकास करना है, भी सही है। लेकिन बाजार की योग्य सरल कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना एक कतई इससे संबंधित नहीं है। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो ज्ञान से संबंधित है क्या कहलाती है? दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो ज्ञान से संबंधित है वो ज्ञान मीमांसा कहलाती है। आगमनात्मक तर्क को किसने औपचारिक रूप दिया? फ्रांसिस बेकन ने दिया था। आगमनात्मक तर्क को किसने औपचारिक रूप दिया था? फ्रांसिस बेकन ने। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दिव्य पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। निम्नलिखित में कौन सी अध्यापन विधि प्रकृतिवाद से संबंधित नहीं है? व्याख्यान विधि प्रकृतिवाद से संबंधित नहीं है। खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि और प्रयोगात्मक विधि प्रकृतिवाद से संबंधित है। बच्चे के सामाजिक प्राणी के रूप में विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा घर का मुख्य कार्य नहीं है? सामाजिकरण सही है। संस्कृति ग्राह्यता सही है। अपनेपन का अभाव सही है। अध्यापन विशिष्ट शैक्षणिक कौशल यह नहीं है। बच्चे के सामाजिक प्राणी में अध्यापन विशिष्ट शैक्षणिक कौशल घर का मुख्य कार्य नहीं है। समुदाय स्कूल को कैसे प्रभावित करता है?
समुदाय स्कूल को समुदाय पाठ्यचर्या के विकास को प्रभावित करता है। विद्यालय को सामाजिक संस्थान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पारंपरिक संस्कृति को प्रसारित करता है। विद्यालय को सामाजिक संस्थान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पारंपरिक संस्कृति को प्रसारित करता है। कौन सी संस्था भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों का आकलन करती है? नैक। कौन सी संस्था भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों का आकलन करती है? तो नैक है। निम्नलिखित में कौन सा दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है? स्थान और समय में सुगम्यता। स्थान और समय में सुगम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी, सुगम्यता होती है वहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पेस एंड टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा का एक लाभ है? औपचारिक शिक्षा का लाभ है संरचित और सुव्यवस्थित अध्ययन प्रक्रिया। संरचित और सुव्यवस्थित अध्ययन प्रक्रिया, स्ट्रक्चर एंड सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस। आईईडीसी का पूर्ण रूप क्या है? आईईडीसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन होता है। तो फुल फॉर्म भर के पूछे गए हैं। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में कितनी अक्षमताएं शामिल हैं? तो 21 अक्षमताएं शामिल हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्य उद्देश्य नहीं है? विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करना है। तो सही है। पीडब्ल्यूडी के साथ काम करने वाले पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना, यह भी सही है। विकलांगता के क्षेत्र में पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों को मान्यता देना, यह भी सही है। संस्थानों को निधि प्रदान करना, यह आरसीआई के मुख्य उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी योजना आईईडीएसएस योजना द्वारा प्रस्तावित की गई? आईईडीएसएस योजना आईईडीसी से प्रतिस्थापित की गई है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएसए इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एसएसए का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। एडीआईपी योजना का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म एडीआईपी का असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेस फिटिंग ऑफ एड्स एंड एम्प्लॉयसेस। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के सभी बच्चों दिव्यांगों सहित को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 45 में। स्कूल संगठन प्रकृति में गतिशीलता होनी चाहिए, स्थिर नहीं, यह कौन सा सिद्धांत है? प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सुगम्यता का सिद्धांत। निम्नलिखित में कौन सा स्कूल संगठन का एक महत्व नहीं है? महत्व नहीं है तो बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना स्कूल संगठन का महत्व नहीं है। स्कूल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना सही है। संसाधनों के कम और अधिक उपयोग को टालना सही है। स्कूल की पेशेवर छवि बनाना, यह भी सही है। केस हिस्ट्री में प्रायः शामिल की जाने वाली सबसे सामान्य प्रकार की जानकारी कौन सी है? विगत और वर्तमान इलाज, पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेटमेंट्स। कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव वैल्यूएशन सीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई। सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सीबीएसई के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा मूल्यांकन सत्र के अंत में आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से आकलन करता है कि किसी छात्र ने कक्षा में कितना सीखा है? तो योगात्मक मूल्यांकन होता है जो सत्र के अंत में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के प्रधान का कर्तव्य नहीं है? छात्रों की पारिवारिक समस्याओं का समाधान करना, यह विद्यालय प्रधान का कर्तव्य नहीं है। कौन सा कर्तव्य है? स्कूल के खातों का उचित रखरखाव, स्कूल से संबंधित आधिकारिक पत्राचार को संभालना, वर्ष के शैक्षणिक कार्य की योजना बनाना सही है।
एक ही छत के नीचे सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में शिक्षा के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में कौन सी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? केवल सामान्य, केवल जहाँ आता है वो तो गलत हो जाता है। अब क्या उद्देश्य है वो देखते हैं। सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना, स्कूल के अंदर की बाधाओं को कम करना, सभी शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करना। एक समावेशी स्कूल में छात्र एक ही लंच टेबल पर खाते हैं और खेल के मैदान में एक साथ खेलते हैं। यह किस प्रकार का समावेशन है? सामाजिक समावेशन है। निम्नलिखित में किसमें भौतिक समावेशन मौजूद है? जब सभी छात्रों को सभी सुविधाओं तक समान पहुंच प्राप्त हो तो उसमें भौतिक समावेशन मौजूद है। निम्नलिखित में कौन सा समावेशी शिक्षा का कार्यक्षेत्र नहीं है? छात्रों के बीच अंतर को समस्या के रूप में देखना समावेशी का कार्यक्षेत्र नहीं है। सभी छात्र को समान रूप से महत्व देना सही है। सीखने में आने वाली बाधाओं को कम करना सही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सभी विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना सही है। पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा का कार्यक्षेत्र नहीं है, तो ये वाला, क्योंकि यहाँ पे अंतर को समस्या के रूप में देख रहे हैं, जो कि गलत है। एक दृष्टिकोण जब यह सुनिश्चित करता है कि सभी की समान अवसरों तक पहुँच हो, क्या कहलाता है? समता। क्या कहलाती है? इक्विटी, समता। व्हाट आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? एक्सेस, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट। समावेशी विद्यालय के मूल तत्व कौन से हैं? पहुँच, समता और अधिकारिता। इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सब। पहुँच, समता और अधिकारिता समावेशी विद्यालय के मूल तत्व हैं। किस प्रकार के अध्ययन में छात्र सामूहिक रूप से शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समूहों में कार्य करते हैं? सहयोगी अध्ययन जो है, छात्र सामूहिक रूप से शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समूहों में कार्य करते हैं। सहपाठी पीयर अध्ययन क्या है? एकाएक आधार पर एक दूसरे को पढ़ाते छात्र जो है पीयर स्टडी है। पीयर ट्यूटरिंग इज स्टूडेंट्स टीचिंग ईच अदर वन ऑन वन टू वन बेसिस। ऑन वन टू वन बेसिस। एक ही कक्षा में विविध योग्यता वाले विद्यार्थियों के अध्ययन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे विभेदित निर्देश कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेदित निर्देश, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस। हम स्कूलों की भौतिक सुलभता को कैसे बढ़ा सकते हैं? स्कूलों की भौतिक सुलभता को विद्यालयों में रैंप बनाकर बढ़ा सकते हैं। सीखने के लिए यूनिवर्सल डिजाइन के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? माता पिता को प्रशिक्षण देने पर जोर देता है, गलत है। तो सही कौन कौन से हैं? डिजाइन लर्निंग के वे अनुभव जो छात्रों के बीच अलग अलग स्तर के कौशल और क्षमताओं को समायोजित करते हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष अनुकूलन की आवश्यकता को कम करता है। सभी छात्रों के लिए अधिगम को बढ़ाता है। यूडीएल निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? संलग्नता, निरूपण, क्रिया और अभिव्यक्ति। संलग्नता, निरूपण, क्रिया और अभिव्यक्ति। श्रवण बाधित बच्चों के अनुरूप समावेशी वातावरण के निर्माण के लिए निम्नलिखित में क्या सही है? सांकेतिक भाषा का उपयोग सही है, बाकी सभी गलत हैं। श्रवण बाधित बच्चे के अनुकूलन समावेशी वातावरण के निर्माण के लिए निम्नलिखित में क्या सही है? सांकेतिक भाषा का उपयोग। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए समावेशी कक्षा में हम किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग करना चाहिए?
स्पर्श आरेख। हम बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों के आउट ऑफ सीट बिहेवियर को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? ब्रेक देते हुए छोटे छोटे टुकड़े काम दें। ब्रेक देते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में उनको काम दें। तो मित्रों इसको देखिएगा आप क्वेश्चंस को, और अगला क्वेश्चन जो है हम कराएंगे उसको डिस्कशन के साथ कराएंगे, तो आप उसको पूरा देखिएगा आराम से। बिजी होने के नाते हम डिस्कशन नहीं करा सके और कल क्लास भी अपलोड नहीं करा सके, इसलिए हमको खेद है। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करिए तथा अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। अगली क्लास कल आएगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। क्लास हम डेली डालेंगे। हमारा टारगेट है कि 2000 प्लस क्वेश्चन आपको स्पेशल एजुकेशन के ही कराए जाएं। उसके बाद अगला टारगेट है जीएस का। जीएस का 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस लाने वाले हैं, जिससे कि यदि जीएस आपके पेपर में आता है तो आपको जीएस से भी छुटकारा मिल जाए। एडुटेरिया का हम लाने वाले हैं 150 सेट का प्रैक्टिस सेट। 150 प्लस प्रैक्टिस सेट हैं, उसमें 50-50 क्वेश्चनों को 7500 क्वेश्चन हैं उसमें टोटल। तो उसमें सारे क्वेश्चंस कवर हैं, उसको भी हम कराएंगे जल्द ही। डेली प्रैक्टिस कराएंगे उसका भी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।